वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो मैं कहूँगा ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी का वो होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये बना होता है दो लोब्स का। इट्स अ बाइलोब्ड ग्लैंड। ये बाइलोब्ड ग्लैंड होता है जो दो लोब्स का बना होता है, सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया है। तो जो हमारा ट्रैकिया होता है इसके दोनों साइड में इसके ये दो लोब्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया के एक लोब एक साइड में, दूसरा दूसरी साइड में। तो दोनों लोब्स जो होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको इस्थमस कहते हैं। जैसे हमारा ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के अराउंड इसके दोनों लोब्स होते हैं, एक लोब इधर एक लोब इधर। तो सपोज ये थायराइड ग्लैंड है, ये इसका एक लोब है, ये दूसरा लोब है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं दोनों लोब्स, इसको कहते हैं इस्थमस है। तो ये दो लोब्स जो होते हैं, बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो इस्थमस होता है ये एक थिन फ्लैप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, और ये कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप जो होता है ये इन दो लोब्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, थायराइड के लोब्स को कनेक्ट करता है। तो ये जो थायराइड के लोब्स होते हैं ये बने होते हैं फॉलिकल्स के और स्ट्रोमल टिश्यूज के। ठीक है, नाउ थायराइड लोब्स, थायराइड ग्लैंड्स मेड अप ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। इसमें स्ट्रोमल टिश्यू होता है और फॉलिकल्स होती है। हाँ, ये जो फॉलिकल्स होती है हर एक थायराइड फॉलिकल जो होती है वो फॉलिक्यूलर सेल्स की बनी होती है। ठीक है, नाउ ईच फॉलिकल, हर एक फॉलिकल जो होती है वो फॉलिक्यूलर सेल्स की बनी होती है, जिनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एनक्लोजिंग कैविटी। तो जिनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, बाइलोब्ड ग्लैंड होता है जो ट्रैकिया के इधर साइड में उसके दोनों लोब्स लोकेटेड होते हैं। ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं, दोनों थायराइड ग्लैंड जो होता है इसके जो दो लोब्स होते हैं ये बीच में ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको इस्थमस कहते हैं। फिर मैंने कहा ये थायराइड लोब्स या थायराइड ग्लैंड जो होता है ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। हर एक फॉलिकल जो होती है वो फॉलिक्यूलर सेल्स की बनी होती है। उन फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर और उसके अंदर एक कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स जो होती है ये सिंथेसाइज करती है दो हार्मोन्स। फॉलिक्यूलर सेल्स ये सिंथेसाइज करती है दो हार्मोन्स को, यानी मेन हार्मोन्स जो निकलने वाले होते हैं थायराइड ग्लैंड से। एक है जिसको कहते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, दैट्स कॉल्ड T4 है, या थायरॉक्सिन भी इसको कहते हैं। हाँ, थायरॉक्सिन। और दूसरा होता है जिसको कहते हैं ट्राइआयोडोथायरोनिन, तो इसको कहते हैं हम T3। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये जो फॉलिक्यूलर सेल से बनते हैं ये आयोडीनेटेड फॉर्म्स होती है। क्या होती है? आयोडीनेटेड फॉर्म्स, यानी इनके साथ ये आयोडीन जो है इनका इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है। आयोडीनेटेड फॉर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के बने होते हैं ये हार्मोन्स, जिस अमाइनो एसिड का नाम होता है टायरोसिन, और उस अमाइनो एसिड के साथ ये आयोडीन प्रेजेंट होता है। T4 एंड T3
दोनों के बनने के लिए आयोडीन जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो आयोडीन जो है वो एसेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। अगर आयोडीन की कमी हो जाए डाइट में तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाँ ठीक है, देखो आयोडीन मैंने कहा ये थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए, नॉर्मल काम करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है आयोडीन। आयोडीन एक मिनरल है, डेफिशिएंसी अगर हो गई ना आयोडीन की तो ये हार्मोन्स प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन विल रिजल्ट इनटू हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें ये हार्मोन्स कम रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे ये कम रिलीज हो जाते हैं तो थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाएंगी और यहाँ पर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा फिर है, ठीक है ना, जिसपे प्रेशर क्रिएट होगा और हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर जो है थायराइड ग्लैंड फिर एनलार्ज होता है जब आयोडीन की कमी हो जाती है। तो मैंने कहा ये दोनों हार्मोन्स आयोडीनेटेड फॉर्म्स होते हैं, आयोडीन इनके बनने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आयोडीन जो है ये मिनरल हमें रोज चाहिए होता है ट्रेस अमाउंट्स में, ताकि जो है प्रॉपरली T4, T3 एंड T4 हार्मोन्स बन जाए। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, अभी मैं बताऊंगा। डेफिशिएंसी अगर इनकी होगी आयोडीन की तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट भी हो सकता है एंड दैट एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गॉइटर, जिसको आप कहते हो सिंपल गॉइटर, गेंगा, अंडरस्टैंड, दैट्स कॉल्ड सिंपल गॉइटर, अंडरस्टैंड। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो इससे क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। हाँ, अगर यही डेफिशिएंसी आयोडीन की, हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाए एक लेडी में, अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ देयर इज हाइपोथायराइडिज्म दिस विल कॉज द एबनॉर्मल डेवलपमेंट। जो बच्चा होगा उसका जब डेवलपमेंट होगा तो वो अबनॉर्मल होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा एंड डिफेक्टिव एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, यानी डिफेक्टिव डेवलपमेंट, डिफेक्टिव मैच्योरेशन होगी उससे, और जिसकी वजह से उसमें स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। हाँ, क्रेटिनिज्म हो जाएगा। दिस विल क्रिएट एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन बेबी, तो उसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। क्रेटिनिज्म प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बच्चा जो होता है ये बहुत छोटा होता है, क्रेटिनिज्म होता है इसमें, एंड मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा है, मेंटल रिटार्डेशन, एबनॉर्मल IQ होगा इसमें, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें एबनॉर्मल होगा, एज वेल एज जो है एबनॉर्मल स्किन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इतने सारे डिफेक्ट्स लेके वो बेबी जो है वो जन्म लेगा। दैट मीन्स अगर हाइपोथायराइडिज्म यानी इन हार्मोन्स की कमी हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम में एक लेडी को, इसलिए जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो तो इसको जो है कंटिन्यूसली मेडिसिन खा के इसको प्रॉपर्ली जो है मेंटेन करना होता है। नेवरदलेस जो बच्चा होगा वो डिफेक्टेड पैदा होगा, ठीक है। अब अगर एडल्ट लेडी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं, अगर एक एडल्ट वुमेन है या जो एडल्ट विमेन होते हैं अगर उनको हाइपोथायराइडिज्म हो जाए उनसे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। जो एडल्ट विमेन होती है अगर उनमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, क्या हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म, तो क्या हो जाता है, अगर उनमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उनमें जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, है? उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो हमेशा इरेगुलर चलेगा, ठीक है। प्रॉपरली जो है टाइम पे उनकी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, प्रॉपर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 डेज का वो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगर कहीं पर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए, हाँ, या इसमें नोड्यूल्स डेवलप हो जाए तो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से
एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए, खुदा ना करे, और अगर जो है कैंसर हो जाए या इसकी जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, ये ग्रोथ जो है इसकी जो है एबनॉर्मल हो जाए, अगर जो है किसी वजह से इसका जो है कैंसर हो जाए या इसमें नोड्यूल्स डेवलप हो गए, तो थायराइड हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो गई। हाँ, अगर नोड्यूल्स बन गए थायराइड ग्लैंड में, तो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा निकलेंगे, तो उसको कहते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, एंड दैट विल डिस्टर्ब बॉडी फिजियोलॉजी है। तो इससे जो है बॉडी की फिजियोलॉजी है जो हमारी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड दैट विल बी दैट्स आल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम, वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक गॉइटर होता है जिसको कहते हैं एक्ज़ैप्थैल्मिक गॉइटर है। क्या कहते हैं? एक्ज़ैप्थैल्मिक गॉइटर। इसको हम दूसरे सेंस में ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? ग्रेव्स डिजीज। ये एक बीमारी होती है, एक्ज़ैप्थैल्मिक गॉइटर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो हाइपर सिक्रीशन होती है थायराइड हार्मोन्स की। हाँ, थायराइड हार्मोन्स की हाइपर सिक्रीशन हो जाती है। जो ही थायराइड हार्मोन्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी यानी एक्ज़ैप्थैल्मिक गॉइटर भी एक किस्म का हाइपरथायराइडिज्म है, जिसमें क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है और इस शख्स के जो आईबॉल्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर भी इसको एनलार्जमेंट हो जाता है, किसका? थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है। प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स, आंखें जो है ना वो बाहर की तरफ निकल आती है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल निकल ही नहीं आती है, बट प्रोट्रूड हो जाती है, थोड़ा सा बल्ज हो जाता है आंखों में। तो प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स, इसके अलावा जो है उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है एंड वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, देन इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, इसका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बढ़ जाता है एंड उसका वेट जो होता है वो लॉस हो जाता है, यानी वो एक्सेसिव लीन हो जाता है। ये शख्स बिल्कुल थिन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन जो होते हैं ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होते हैं वो जो है वो मेंटेन करते हैं। हाँ, दे थायराइड हार्मोन जो T3 मैंने कहा, T3 एंड T4, इनका काम क्या होता है, ये BMR को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में। हाँ, BMR मीन्स नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट है। बेसल BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कितना हो जाएगा, किस तरह एसिमिलेशन हो जाएगी, वो मेंटेन करते हैं कौन? T3 एंड T4 हार्मोन्स। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं, और दोनों के दोनों हार्मोन जो होते हैं ये एसेंशियल होते हैं रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। हैं, रेड ब्लड सेल बनने के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो रेड ब्लड सेल्स, खून की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो दोनों हार्मोन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का एंड प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करते हैं उसको। ठीक है, तो दे मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अलावा इनका काम होता है, ये मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड हार्मोन्स आल्सो मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस।
वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस असल में हमारी बॉडी में किडनी से मेंटेन रहता है, तो ये किडनी फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अंडरस्टैंड, थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा जो है T3 T4 के अलावा इस थायराइड ग्लैंड से हमारे अंदर एक और भी हार्मोन निकलता है, उसको कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। क्या कहते हैं? तो थायराइड ग्लैंड से एक तीसरा हार्मोन भी निकलता है, दैट्स कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, या सिंपली उसको कैल्सिटोनिन कहते हैं। हाँ, ये कैल्सिटोनिन जो होता है ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये मेंटेन करता है ब्लड कैल्शियम लेवल है, जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल होता है वो ये मेंटेन करता है, स्पेशली ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करता है। तो ये होता है जिसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 और ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स यही थायराइड ग्लैंड जो होते हैं, जैसे मैंने अभी थायराइड ग्लैंड को बनाया 2 लोब्स में, तो इनके पोस्टीरियर साइड में 4 छोटे छोटे बीन शेप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं इंसान के अंदर 4 होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं कहां पर? प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होते हैं, हाँ, 2 इन ईच लोब है, हर लोब के पीछे जो है 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड 1 पेयर ईच इन 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं इनसे एक पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं इनसे एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसको पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। नाउ कलेक्टिवली रिलीज करते हैं, कलेक्टिवली रिलीज अ हार्मोन, इनसे कलेक्टिवली एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैराथार्मोन है, इसको पैराथार्मोन कहते हैं या इसको कॉलिक्स हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसको पहली बार जो है वो डिस्कवर किया था कॉलिक ने, ठीक है। तो यहाँ पर इससे निकलता है पैराथायराइड हार्मोन, PTH जिसको कहते हैं। तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी में इसकी सिक्रीशन जो होती है ये मेंटेन करता है सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। जो हमारी बॉडी में कैल्शियम आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इसके निकलने को जो है सिक्रीशन को मेंटेन करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, अंडरस्टैंड। नो, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, कॉलिक्स हार्मोन जो होता है, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। कौन? पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। नो, ये बोन्स के ऊपर एक्ट करता है और उनको स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, यानी बोन से कैल्शियम को निकालकर ब्लड में डाल देता है। देखो ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है पैराथार्मोन, ये इस थायरोकैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम करता है। जैसे ये मेंटेन करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकाल के बोन्स में स्टोर करता है। बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। देन पैराथार्मोन जो होता है ये बोन्स के ऊपर ही एक्शन करता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल फॉल हो जाती है तो ये रिलीज होकर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करता है। ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है इसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये यहाँ पर क्या काम करता है? इसके अलावा ये जैसे मैंने आपको पढ़ाया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। देखो किडनी के अंदर
रिअब्जॉर्प्शन जो होती है ना ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो वहां पर ये रिअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, एज वेल एज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो है कैल्शियम प्रेजेंट जो होता है तो वो एक्स्ट्रा कैल्शियम अब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन में, उसको भी ये जो है अब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड से इसकी अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में जो है यहाँ ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। कौन? पैराथॉर्मोन, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो सिंपली ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं 4 छोटे छोटे बीन शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं, 2 हर एक लोब के पीछे प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड के। एक कलेक्टिवली एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं, पैराथार्मोन और कोलेक्स हार्मोन। ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल ब्लड में और रिअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम किडनी ट्यूब्यूल से बढ़ाता है और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। नेवरदलेस हम कहेंगे ये हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अंडरस्टैंड? तो इसको हम कहते हैं, इन अदर वर्ड्स इट्स आल्सो कॉल्ड एज हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, तो इसको हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन कह सकते हैं। हाइपरकैल्सिमिक क्यों कहेंगे? क्योंकि ये खून के अंदर कैल्शियम को डाल देता है, उसकी लेवल को वहां पर मेंटेन करता है। तो बोथ द हार्मोन्स, थायरोकैल्सिटोनिन एंड parathyroid hormone, they were antagonistic to each other. That means they have opposite functions. One takes calcium away from blood to store in the bones, other takes the calcium from the bones to restore its level into the blood. Understand? blood के अंदर उसकी लेवल को रेस्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा इसके बाद हमारे पास एक और ग्लैंड होता है, दैट्स कॉल्ड थाइमस ग्लैंड है, जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो होता है ये हमारे चेस्ट में, मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट होता है। ये भी जो है क्या कहते हैं इसको, एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। थाइमस ग्लैंड जो है ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे जो है प्रेजेंट होता है मीडियस्टाइनम में है। तो थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन मीडियस्टाइनम। मीडियस्टाइनम जानते हो ना, जहां पर दिल होता है। हाँ, ये एक पिंकिश ग्लैंड होता है, पिंक कलर का ग्लैंड होता है और ये हमारे इम्यून डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, तो इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम है, प्लेज अ मेजर रोल in development of immune system। ये हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है इससे एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसको थाइमोसिन कहते हैं। तो इससे असल में थाइमोसिन निकलता है और ये थाइमोसिन जो होता है ये एक मेजर रोल प्ले करता है इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रोवाइड हमें करते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से एक पेप्टाइड हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। अंडरस्टैंड? उस पेप्टाइड हार्मोन को कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन जो होता है दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ, ये मैचुरेशन करता है टी लिम्फोसाइट्स की। हाँ, ये टी लिम्फोसाइट्स जो होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो इट प्लेज मेजर रोल इन द मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैचुरेशन या मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स WBCs जो लिम्फोसाइट्स होती है उनका एक स्पेशल टाइप होता है। टी लिम्फोसाइट्स हमारे जो है अंदर जो है बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। एंड दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल्स के माध्यम से हमें इम्यूनिटी मिलती है
उस इम्यूनिटी को मेंटेन जो है वो इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन होती है बाय टी लिम्फोसाइट्स, दैट्स कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो आप टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ोगे क्लास 12 में। तो ये इम्यूनिटी थाइमोसिन की वजह से जो है हमारी बॉडी में पॉसिबल होती है, ठीक है। तो थाइमोसिन हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से थाइमस ग्लैंड से निकलता है। ये हार्मोन जो होता है ये डिफरेंशिएशन कराता है, मैच्योरेशन कराता है टी लिम्फोसाइट्स की, और इस तरह ये हमारे इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करता है। और इससे जो ये हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, वो डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन कराता है टी लिम्फोसाइट्स की। इस तरह हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का ये एक जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है थाइमोसिन जो होता है वो प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ये सेल डिवीजन को भी, इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है थाइमोसिन, ये सेल डिवीजन में भी जो है मदद करता है, एक्सीक्रेशन करता है, और ये जो है बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है अलॉन्ग विद द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो होता है अडल्ट्स के अंदर विद इंक्रीजिंग ओल्ड एज, जब जितना इंसान जो है वो बड़ा होता जाता है, जितना वो बुढ़ा होता जाता है रादर वी कैन से, जितनी ज्यादा उसकी एज होती जाती है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड जो होता है ये क्या हो जाता है, ये इसकी एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब होता है ये इसकी डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो ये डिजेनरेटेड हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, ठीक है। नाउ दिस थाइमस ग्लैंड becomes degenerated in old individuals, और बुढ़े जो होते हैं उनमें तो ये प्रॉपरली डिजेनरेटेड होता है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है। जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है विद रिजल्ट, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये एडल्ट एज में जो है जब इंसान जो है वो उसकी एजिंग हो जाती है, तो एजिंग के साथ साथ ये डिजेनरेट हो जाता है। इसकी वजह से जो है अडल्ट इंडिविजुअल जो होते हैं या ओल्ड इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें इम्यूनिटी जो है वो बहुत कमजोर होती है, ठीक है। इसलिए उनको बीमारियां ज्यादा अटैक कर सकती है, ठीक है। तो ये होता है हमारे थाइमस का जो है वो फंक्शन होता है, ठीक है। नाउ ये है थाइमस ग्लैंड और इससे निकलने वाला हार्मोन जिसको कहते हैं थाइमोसिन, ये इसका जो है काम होता है, ठीक है। देन उसके बाद एक और ग्लैंड आपने पढ़ना है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, देखो आप जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास दो होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड्स लिखूंगा मैं कि किडनीज के ऊपर जो है दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह जिस तरह किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इस तरह हर एक एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ओवर द किडनीज। हाँ, ये किडनीज के ऊपर होते हैं इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं किडनीज के ऊपर, जस्ट लाइक द क्राउन्स ऑन द किडनी, ठीक है। नाउ ये जो है हर एक एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, ईच एड्रिनल ग्लैंड, हर एक एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट्स का जो है वो अंदर से बना होता है। ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, इसके जो है दो पार्ट्स होते हैं हर एक एड्रिनल ग्लैंड के। एक होता है जिसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है दैट्स कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। जिस तरह किडनी में आपको मैंने पढ़ाया बाहर वाले हिस्से को कहते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, इस तरह यहां भी कॉर्टेक्स और
कॉर्टेक्स और मेडुला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला प्रेजेंट होता है। तो नाउ अगर जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये जो हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी निकलते हैं, वो एड्रेनल मेडुला से भी निकलते हैं। बट अगर कम प्रोडक्शन हो जाए, हाइपोसिक्रेशन हो जाए इन हार्मोन्स की जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें जो है प्रॉब्लम ये होगी कि जो है हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाएगा और हमें फटीग हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज है। तो एक बीमारी हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। अब यहाँ पर जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला दोनों से जो है वो हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, बोथ दीज पार्ट्स, कॉर्टेक्स एज वेल एज मेडुला, दे रिलीज द हार्मोन्स। कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स से निकलने वाले होते हैं 3 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स। कितने निकलते हैं? 3 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं कॉर्टेक्स से। जो कॉर्टेक्स होता है उसमें असल में जो है 3 जोन्स होते हैं। एक होता है जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फैसिकुलेटा मिडल लेयर एंड जोना ग्लोमेरुलोसा जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है इससे हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो 3 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स विच आर यूजुअली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, इनको कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एक इससे निकलता है जिनको कहते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। एक ग्रुप इससे कॉर्टेक्स से निकलता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल मेटाबॉलिज्म को जो है वो मेंटेन करते हैं। अंडरस्टैंड नाउ, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स। इनका असल में काम होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना हमारी बॉडी के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है हमारी बॉडी में निकलता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन है। देखो, एल्डोस्टेरोन आप जानते हैं ये स्पेशली काम करता है सोडियम मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी बॉडी के अंदर, Na पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन आप जानते भी हैं, ये जब किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है कम हो जाता है तो ये सोडियम को किडनी के ट्यूब्यूल से ज्यादा रिब्जॉर्प्शन कराता है उसकी। विद द रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है जो हमारी बॉडी में जो है अक्सर पाया जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, और ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारी बॉडी में जो है वो मेंटेन करता है ना। इस तरह एक और ग्रुप होता है हार्मोन्स का जो कॉर्टेक्स से निकलते हैं, उनको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। असल में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ना, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली मैं कहूंगा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ये हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत से हार्मोन्स यहाँ पर काम करते हैं और स्पेशली यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म में भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं इनका काम होता है ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस है वो ये इनिशिएट करते हैं। क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करते हैं। अंडरस्टैंड? अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का बनना।
ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हमारी बॉडी में कौन से होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। कार्बोहाइड्रेट से यूजुअली ग्लूकोज निकलता है, बट यहां पर ग्लूकोज को नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से भी बनाया जाता है, जैसे प्रोटीन से और फैट से बनाया जाता है। तो दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। अंडरस्टैंड? तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं, लिपोलिसिस को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं एंड प्रोटियोलिसिस को है। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, स्टिमुलेट लिपोलिसिस। लिपोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स है, एंड दे आल्सो स्टिमुलेट प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस मींस breakdown of proteins. Understand? अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड जो होते हैं हमारी बॉडी में, मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड जो काम करते हैं वो है कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल है। तो ये जो है मेन हमारी बॉडी के अंदर जो है ये ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ अब यहां पर जो है वो याद रखना है कि अगर जो एल्डोस्टेरोन होता है, जो मैंने अभी कहा मिनरलोकार्टिकॉइड होता है, वो एल्डोस्टेरोन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा इस कॉर्टेक्स से निकलते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। इसके अलावा एक और हार्मोन्स का ग्रुप भी यहां से रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड सेक्स कार्टिकॉइड्स। उनको हम बोलते हैं सेक्स कार्टिकॉइड्स। तीसरा ग्रुप जो यहां से निकलता है दैट्स कॉल्ड सेक्स कार्टिकॉइड्स। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट्स होते हैं, दीज आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स। छोटी छोटी क्वांटिटीज में निकलते हैं सेक्स हार्मोन्स, बोथ मेल एंड फीमेल। ज्यादातर यहां निकलते हैं मेल एज कंपेयर टू फीमेल। तो small amounts of sex hormones, both male and female, released both in boys and girls है। ये दोनों में निकलते हैं, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, मेल सेक्स हार्मोन्स भी और फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी। इनका काम क्या होता है, ये जो ये करते हैं these sex hormones, male and female sex hormones which are released in both boys and girls, they are responsible for the maintenance of secondary sexual characters। जो लड़कों के अंदर या लड़कियों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, उनकी डेवलपमेंट में मदद करते हैं, एज वेल एज उनको मेंटेन करने में मदद करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गर्ल्स, एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी। हाँ, जब प्यूबरिटी का टाइम उनमें आता है तो प्यूबरिटी के टाइम पे जिन उनमें डेवलप होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है कौन? दीज आर मेंटेन्ड बाय दीज सेक्स कार्टिकॉइड्स। उनको सेक्स कार्टिकॉइड जो है वो मेंटेन करते हैं। तो सेक्स कार्टिकॉइड्स आर सेक्स हार्मोन्स, एक्चुअली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स जो डेवलप करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो बॉयज एंड गर्ल्स को जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करते हैं प्यूबरिटी के टाइम में। और इनका जो है वो प्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होता है, ये मेलनेस और फीमेलनेस को जो है वो मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर इसका जो है एड्रिनल ग्लैंड्स का दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम मेडुला। क्या बोलते हैं? यानी एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो होता है, यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन,
एपिनेफ्रिन, इसको नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं, और दूसरा होता है एड्रेनलिन, इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एड्रेनलिन को। ठीक है, नाउ ये दो हार्मोन्स निकलते हैं कहां से? ये निकलते हैं एड्रेनल मेडुला से। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है, या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स जो होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एंड एड्रेनलिन, ये जो होते हैं ये रिलीज होते हैं, दीज आर रिलीज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस। इमरजेंसी कंडीशन जो होते हैं, स्पेशली एड्रेनलिन ज्यादा इमरजेंसी कंडीशंस में रिलीज होता है। तो दीज आर रिलीज्ड ड्यूरिंग इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, यानी इमरजेंसी कंडीशंस में कोई भी स्ट्रेस जो होता है हमें उस टाइम में रिलीज होते हैं, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। इमरजेंसी कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस, एंगर, डेंजर, एक्साइटमेंट, तो है एनी स्ट्रेस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन, जो भी है इमरजेंसी कंडीशन उसमें रिलीज होते हैं। कौन? नॉरएपिनेफ्रिन एंड एड्रेनलिन। तो इस तरह इनको इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। इनको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये हार्मोन जो होते हैं ये अलर्टनेस, पेपिलरी डायलेशन, ये अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं। दीज हार्मोन्स, ये हार्मोन जो होते हैं ये निकल के हमें जो है ज्यादा अलर्ट करते हैं। दे इंक्रीज अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो है ये पिपिलरी डायलेशन को बढ़ा देते हैं, स्वेटिंग करा देते हैं। पुपिल जो होता है ना उसकी डायलेशन करा देते हैं। इसके अलावा इनसे ज्यादा जो है वो स्वेटिंग हो जाती है इमरजेंसी हार्मोन से। और इस तरह ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं और स्ट्रेंथ करते हैं हार्ट कंट्रैक्शन को एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट को। दे इंक्रीज हार्ट बीट ताकि जो है हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई हो जाए और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो सप्लाई हो जाए। ये हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। कौन? ये दोनों हार्मोन्स नॉरएड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनलिन। इसके अलावा इनका काम क्या होता है, ये प्रमोट करते हैं ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना और ग्लूकोज निकलना, यानी दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर देते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज निकालते हैं। ग्लूकोज चला जाता है हमारे ब्लड में और इस तरह ब्लड में ग्लूकोज जो है वो ज्यादा होकर हमें जो है एनर्जी ज्यादा मिल जाती है ताकि जब हम इमरजेंसी सिचुएशंस को जो है हैंडल कर सके। अंडरस्टैंड? तो इससे जो है लिपिड्स और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन भी जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है एड्रेनलिन को, एपिनेफ्रिन को, इनको हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एंड एड्रेनलिन। दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स ड्यूरिंग स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। ये रिलीज होते हैं, ये हमारी अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, पिपिलरी डायलेशन को इंक्रीज करते हैं, देन स्वेटिंग कराते हैं, इंक्रीज द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज निकालते हैं ब्लड के साथ मिलकर, वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करता है इमरजेंसी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा जो है लिपिड्स और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन भी इनिशिएट कराते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल जो है बाकी इसके ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम और कल ये चैप्टर जो है हम फिनिश करेंगे।